नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है हमारा नियमित कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। आज खेल खिलाड़ी में हम बात करेंगे उत्तराखंड में एथलेटिक्स की संभावनाएं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान आज स्टूडियो में उपलब्ध हैं, जिनमें से एक तो है गोल्डन गर्ल मानसी नेगी, जिन्होंने कि हाल में ही संपन्न हुए जूनियर नेशनल जो खेल हुए हैं उनमें स्वर्ण पदक जीता है 10 किलोमीटर की जो रेस वॉक है उसमें। और उसके साथ ही उनकी सफलता के पीछे जो अनूप बिष्ट जी उनके कोच हैं वो भी हमारे साथ हैं। अनूप जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों, धन्यवाद। मानसी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो उत्तराखंड में आप क्या देखते हैं कि एथलेटिक्स की कितनी संभावनाएं हैं? मानसी जैसे खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, तो आगे कितनी संभावनाएं एथलेटिक्स में आप देखते हैं? जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो उत्तराखंड है एक पर्वतीय राज्य है, और इस पर्वतीय राज्य में इसकी जो एक जो खेल से रिलेटेड है उसकी सबसे अच्छी जो विशेषता कह सकते हैं कि जो यहाँ का जो यूथ है, जो यहाँ के जो लोग हैं, इनका कार्डियो जो सिस्टम है वो मच स्ट्रॉन्गर देन अदर्स होता है जी। तो ये जो कार्डियो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो हमारा इंडोरेंस बेस्ड रनिंग या इंडोरेंस बेस्ड जो गेम्स है उसके लिए यूज़फुल होगा जी। तो जैसा कि क्या कहते हैं कि पहले भी हमारे पूर्व में भी आपने देखा होगा, जितने भी हमारे जो खिलाड़ी हैं, चाहे मनीष रावत हो, नितेंद्र रावत हो, उसके बाद क्या कहते हैं आप सुरेंद्र भंडारी हो, अभी आने वाले जैसे इसमें मानसी हो गई, सूरज पवार हो गए, ऐसे ये सारे जो एथलीट्स हैं वो आते हैं सारे के सारे इंडोरेंस बेस्ड उस पर। तो क्योंकि कहते हैं ना कि जिस चीज़ की आपके पास जो चीज़ है उन संसाधनों को अगर आप यूज़ करें, उनका इस्तेमाल करें, हाँ उनका आप इस्तेमाल करें तो आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। और हमारे पास जब पहाड़ हैं, ये हमारे लिए यूज़फुल हैं इंडोरेंस बेस्ड रनिंग के लिए, तो हमें फोकस करना चाहिए इंडोरेंस बेस्ड रनिंग या इंडोरेंस बेस्ड जो हमारे गेम्स हैं उसको लेके। तो आने वाले टाइम में जैसे जो भी हैं ये मानसी हो गई, सूरज हो गए, परमजीत हो गए, ऐसे खिलाड़ी हैं जो इसी क्षेत्र इंडोरेंस बेस्ड रनिंग या इंडोरेंस बेस्ड गेम को आगे प्रमोट करेंगे, और आने वाले टाइम में ये फ्यूचर्स हैं इंडियन एथलेटिक्स का। तो हमारे युवाओं के लिए कोच साहब ने यहाँ पे बड़ी गुरु ज्ञान वाली बात मैं कहूँ कि कर दी है कि जो क्षमताएं आपके पास में हैं उन पर यदि फोकस किया जाए तो सफलता आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं होगी, और ये कर दिखाया है हमारे यहाँ के जो एथलीट्स हैं उन्होंने। और जैसे कि आप एंडोरेंस की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है हमारे खिलाड़ियों का बड़ा अच्छा है। वो चाहे आप कहें कि भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारी ऐसी हैं, उसके हिसाब से हम लोगों का जो खान पान है उसके हिसाब से कह लीजिए, तो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका एंड्योरेंस, उनकी जो क्षमता है वो बड़ी अच्छी है, और मानसी जैसे खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं। मानसी, एक कहावत हमने सुनी है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और यहाँ पर है कि मानसी के पीछे जो है वो उनके कोच साहब का हाथ है। आप कितना श्रेय देती हैं कोच साहब को? सर, मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगी कोच सर को, और जिन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया है, स्कूल के टीचर्स सबसे पहले, क्योंकि बच्चा पहले स्कूल ही जाता है, स्कूल से ही सब कुछ सीखता है। तो स्कूल में जो पीटीआईज वगैरह होते हैं, सर लोग, स्कूल के स्टाफ, वो बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक करता है जी। तो मैं इस मंच के थ्रू सभी स्कूल के पीटीआई मैम, स्टाफ, टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर इस मंच के थ्रू आपके साथ बात कर रही हूँ जी। तो बहुत अच्छी बात है कि आप उन लोगों को याद कर रही हैं जो आपकी सफलता के पीछे हैं। श्रेय भले ही आप कोच साहब को दे रही हैं, लेकिन जिन लोगों ने वो बेस तैयार किया आपके लिए उनको भी आप नहीं भूली हैं, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में एथलेटिक्स की जो संभावनाएं हैं उनको हम जानना चाह रहे हैं। तो एक कोच के रूप में आप बताइए कि कितनी जिम्मेदारी होती है आप पर एक एथलीट को तैयार करने के लिए? सर, लास्ट में एक्चुअली होता है, लोग देखते हैं रिजल्ट्स क्या हैं, लेकिन रिजल्ट्स के पीछे का मतलब ये सभी लोगों को ये लगता है कि यार रिजल्ट तो इजीली मिल जाता है, लेकिन किसी भी एक अगर पर्टिकुलर एक एथलीट्स को अगर वो करना है तो उसके पीछे का जो पूरा मेन होता है, जो उसका वर्कआउट जो प्लान होता है, तो उस वर्कआउट में क्योंकि हमारा 7 दिन का जो टोटल वीकली शेड्यूल है उसको हमने इस तरीके से प्लान करना होता है कि जो हमारी
पांचों मोटर क्वालिटीज़ हैं एज पर जो फेज ऑफ क्या कहते हैं, जो हमारा ट्रेनिंग का जो फेज चल रहा है जी, उसको हमने उसको किस तरीके से किस चीज़ की कहाँ क्या ज़रूरत है। एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटा सा भी ऐसा एक वर्कआउट, एक सेशन अगर हमारा कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो पूरी की पूरी जो परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट कर सकता है। तो एक तरीके से ये बोला जाए कि हाँ, कि जो ट्रेनिंग प्लान है वो एक जितना कोशिश हो सकती है कि उसे एक्यूरेट टू एक्यूरेट किया जा सके, क्योंकि आप तो ट्रेनिंग करवा रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ना है, आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ना है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आप, क्योंकि नेशनल लेवल पे विनर्स एक बनना है, टॉप एक पे रहना है, तो जितना रिफाइंड वे में और जितना अच्छे तरीके से आप ट्रेनिंग शेड्यूल को आप बनाते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो वो मायने रखता है कि हाँ, वो एक कॉज होता है कि आप टॉप पे तब आते हैं जी। और एक ये भी जिम्मेदारी होती है कि यही खिलाड़ी आगे चलकर देश को भी रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल सही चीज़ें हैं कि क्योंकि इस टाइम पे क्योंकि जो बढ़ती उम्र है उस चीज़ को भी ध्यान में, क्योंकि जो ट्रेनिंग प्लान बनाए जाते हैं वो इस बेस पे होते हैं कि हाँ, बच्चे की एज क्या है, कितना उसका क्या कहते हैं ट्रेनिंग एज कितना हो गया है, और लोड को हम ज़्यादा दे भी नहीं सकते, मतलब एज़ पर उसके हिसाब से कि लोड को बढ़ाना है घटाना है, उसके हिसाब से पूरा का पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल प्लान करना पड़ता है, ताकि वो आने वाले टाइम में ऐसा भी ना हो कि हमने जो पूरा पोटेंशियल है उसी एज में हमने ले लिया है, हमने उस पोटेंशियल को आगे, बट नेचुरल हर किसी खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक मेडल, तो वो तब जाके सक्सेस हो पाएगा जब हम इनके पोटेंशियल को वहाँ तक हम आगे पहुंचा सकें जी। उसको लेते हुए मतलब जो प्लान बेस्ड ऑन ओलंपिक टारगेट लेके। ठीक, तो पोटेंशियल को आगे पहुंचाने की आप बात कर रहे हैं। एक खिलाड़ी का जो क्षमता है उसको आगे बढ़ाने का काम निश्चित रूप से कोच पे है। पहले वो क्षमताओं को परखता है, देखता है और उसके बाद में उनको डेवलप करने का काम करता है। मानसी, आपने न केवल गोल्ड मेडल जीता है नेशनल जूनियर जो खेल हुए हैं उसमें, बल्कि आपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भी ध्वस्त किया है। तो कैसे आपने तैयारियां की, क्या दिनचर्या आपकी होती थी, किस तरह से आप लोग वर्कआउट करते थे? जैसे कि अभी सर ने बताया कि अगर एक प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल हमारा सही है तो हम उस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। पहले तो हम रिकॉर्ड्स देखते हैं कि किसके नाम क्या रिकॉर्ड है, क्या हम उस लायक की ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोच और ट्रेनर के बीच डिस्कस करके पूरा जो टीम सर्कल है ये आज मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया, ये केवल मेरी सक्सेस नहीं है, ये मेरे सारे उन एथलीट्स टीममेट्स की वजह से है। क्योंकि जब ट्रेनिंग प्लान होता है तो हर स्टूडेंट सपोर्ट करता है, हर एथलीट टीम में काम करता है, तब जाके हम आगे विन करते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल अच्छा है तो हम रिकॉर्ड ब्रेक भी करेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे भी। ये पूरा डिपेंड करता है हमारा ट्रेनिंग पर। और हमारा एक चीज़ ये डिपेंड भी करता है कि हम इस काम के लिए कितने डेडिकेट हैं। ये नहीं कि अगर कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि ज़रूरी नहीं कोच हर टाइम हमारे साथ हो या हर टाइम वो हमें ट्रेनिंग कराने के लिए हमारे सामने खड़ा हो। कभी कभी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है कि सर के द्वारा ट्रेनिंग बताई जाती है, हमें उस टाइम अपने को ड्रिड जो डेडिकेशन के साथ वर्क करना है, चाहे कोई भी ट्रेनिंग प्लान क्यों ना हो। तो यही सिचुएशन है कि हमने जब सर ट्रेनिंग पे नहीं थे तब भी हम सर के ट्रेनिंग शेड्यूल को फॉलो किया और यहाँ पर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल ही रहा होगा। इतनी छोटी उम्र में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करना सीख गई हैं और इतनी मैच्योरिटी के साथ में आप बोल रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सर। मुझे लगता है ये लड़की नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, ज़रूर ओलंपिक तक ये ज़रूर पहुँचेगी और भारत का नाम रोशन करेगी। बेटा, आप अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए कि उन दिनों आप किस तरह से अपनी दिनचर्या रखते थे? सर, जो अभी दिनचर्या से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी 2020 का जो लॉकडाउन सेशन है वो सबसे टफ था। उस टाइम ऐसी कंडीशन आ गई थी, ना मैंने ट्रेनिंग के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी थी, ना ही मैं कर पाती, मैं गांव चली गई थी। तो कोच के साथ संपर्क तो होता था लेकिन ट्रेनिंग जब तक एक प्लेटफॉर्म पे हम नहीं रहे तो हम ट्रेनिंग नहीं कर पाते। तो गांव पहुंच के भी वहाँ भी आपने दौड़ भाग अपनी जारी रखी? जी सर, लॉकडाउन के टाइम पे भी मैंने ट्रेनिंग जारी रखी, लेकिन जो शेड्यूल था उस
तरीके से मेरा वर्क नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से मेरा जो 2020 के बाद लॉकडाउन खुलने के बाद जितने भी कंपटीशन थे, ट्रेनिंग अच्छा ना होने के कारण मैं 4-5 कंपटीशन कंटिन्यू लूज़ की। तो वो फेज़ मेरे लिए थोड़ा दुख सा भी था कि मैं एक अच्छी एथलीट होते हुए भी मतलब अपने हर कंपटीशन में 4th, 5th, 6th रैंक आ रहा है, तो उस टाइम मेरा मॉरल डाउन हो गया था। तो कोच सर के सपोर्ट की वजह से है कि हमारे पास आगे हम टारगेट सेट करें और उन पे वर्क करें। तो 2021 के बाद मेरा कंटिन्यू ट्रेनिंग अच्छा रहा। मैंने सीनियर के कंपटीशन विन किए, भले मैं अभी जूनियर हूँ, लेकिन सीनियर के कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग प्लान हुआ। आप सिल्वर मेडल ले आए हैं आप? जी। 2021 में फर्स्ट अंडर 23 नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई थी दिल्ली में। वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल जीता सीनियर लेवल के कंपटीशन में। तो वो कंपटीशन खेल के मुझे लगा कि हाँ, मेरे में वो पोटेंशियल है कि मैं कर सकती हूँ। अभी 2022 के जितने भी कंपटीशन है, चाहे वो 36 नेशनल गेम है जो 4 साल बाद होते, लेकिन ड्यूरिंग पैंडेमिक की वजह से लेट हुए, वहाँ पे मेरा सीनियर कंपटीशन में सिल्वर मेडल है। उसके बाद अंडर 23 अक्टूबर में हुआ, वहाँ पे मेरा 20 किलोमीटर में गोल्ड मेडल है। और अभी जूनियर जो है इसमें नेशनल गेम्स में जूनियर नेशनल, इसमें गोल्ड विद नेशनल रिकॉर्ड है। और इसी साल मैंने 2022 के जून में ही अपना एक सपना भी पूरा किया। 4 साल लगे मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने में। ये सब मैं अनूप सर की कोच की ट्रेनिंग के अंतर्गत हुआ। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि अगर एक अच्छा कोच हमें सही समय पर मिल जाए तो हम आगे बहुत चीज़ अचीव कर सकते हैं। और हमें देखा देखी में छोटे बच्चे भी उस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, निसंदेह मानसी जो है हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा है। इन्होंने कहा कि मैंने अपना सपना पूरा किया। तो सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मानसी, हम दुआ करते हैं कि आपके हर सपना जो भी आप देखना चाहती हैं वो पूरा हो, आपका, आपके कोच साहब का। अनूप जी, आप स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, और इसके साथ ही आप देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं। तो आपको क्या लगता है, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही हैं आप लोगों को, एथलेटिक्स को आगे बढ़ाने में कितनी सहायक हैं? जैसे कि हमारे जो उत्तराखंड सरकार है, साथ ही साथ जो हमारा खेल विभाग है जी, खेलों को लेके काफ़ी मतलब एक तरीके से आज हमारी जो है, जो मेन फोकस हम जो कर रहे हैं, जो आने वाला जो राष्ट्रीय खेल है उसको दृष्टिगत उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें अगर देखा जाए तो हम जो पौड़ी में हाई एल्टीट्यूड सेंटर है, एशिया नंबर 2 जो एथलेटिक ट्रैक है, उसके ऊपर सिंथेटिक ट्रैक अगर अभी बिछ रहा है आने वाले टाइम में, क्योंकि हमने बीच में जो हाई एल्टीट्यूड का जो ट्रेनिंग की थी जिसका अभी मानसी ने जिक्र किया, वो हमने लास्ट ईयर किया था। उसके रिजल्ट्स हमको मिले हैं, जिसमें क्या कहते हैं, ये मानसी ने जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफाई की थी और कोलंबिया में इसने वहाँ पार्टिसिपेट किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो ऐसे कई सेंटर जो आज की डेट में राज्य सरकार बनाना चाह रही है और उस पर काम भी कर रही है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि राज्य सरकार, जैसे जो हमारे पास एक्सेलेंसी सेंटर है जिसमें मानसी, सूरज और इवन अभी मनीष भी उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कई ऐसे उसका स्वरूप थोड़ा सा अगर और बड़ा हो, क्योंकि उस पर काम चल रहा है। हमारे कई हॉस्टल्स हैं हर ज़िले में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड खेल विभाग ने हॉस्टल्स खोले हुए हैं। रिजल्ट्स उसके हाँ, हम ये कहें कि एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, क्योंकि हम एक तरीके से नया राज्य हैं, नए उसमें हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके रिजल्ट्स थोड़ा कम है। लेकिन आने वाले टाइम में जो हमारी योजनाएं हैं उसको लेके, क्योंकि अभी जो नंबर ऑफ़ कोचेज़ हैं खेल विभाग में, उस पे भी सरकार ने कोचेज़ बढ़ाए हैं। पहले हर जनपद में एक कोच हुआ करता था, आज की डेट में हमारे पास 60 कोच हो गए हैं। 60 कोच ये प्लस जो 26 डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर जिनका कि काम कोचिंग से, तो कुल मिला के 90 से 100 के आसपास तो हमारे पास अभी कोचेज़ हैं। प्लस कॉन्ट्रैक्ट कोचेज़ हमारे पास हर एज़ पर जिस ज़िले की जो रिक्वायरमेंट है उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट कोचेज़ भी अपॉइंट किए हैं। तो कुल मिला के इसका रिज़ल्ट आज हमें ना मिले, लेकिन जो एक तरीके से लॉन्ग टर्म में आने वाले टाइम पे
हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो नेशनल गेम्स है हम लोग जो जिसको होस्ट करेंगे उसमें हमारे नंबर ऑफ मेडल्स हम बढ़ा के मिलेंगे। जी, मानसी के लिए अगला लक्ष्य आपने क्या रखा है? मेरा तो हर बच्चे के लिए एक ही चीज़ होता है कि जो आज आप करके आए हो वो आपका पास्ट हो गया, आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, वो हो गया है। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। हाँ, टूटने के लिए कोई नया चैंपियन आएगा तो हर खिलाड़ी के लिए मेरे लिए यही होता है कि भैया कि ये पास्ट है, अपने फ्यूचर पे अब कर आने वाले टाइम के लिए हमें काम करना है, क्योंकि आज मतलब कल आना है तो उसमें हमने कुछ नया करना ही करना है जी। नया करना है, नया हमारा टारगेट है जो आने वाला जो एशियन चैंपियनशिप है जी। वही जो क्योंकि फरवरी में कंपटीशन होना है नेशनल चैंपियनशिप, क्योंकि ये जूनियर है इनको compete करना है सीनियर्स से जी। तो इनकी ट्रेनिंग इस तरीके की हो कि हाँ सीनियर्स को लगे कि कोई जूनियर्स उन्हें फाइट कर रहा है, फाइट दे रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करें, जो एक रास्ता है एशियन गेम्स जो कि 2023 में होने उसका रास्ता है। अगर वहाँ क्वालिफाई कर जाते हैं तो आने वाला 2024 हम पूरी कोशिश रहेगी 2024 का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसके लिए हम लोग अभी से जो प्रिपरेशन है हमने स्टार्ट की है। और 2-3 बच्चे हमारे इस पहल में, चाहे मानसी हो चाहे सूरज हो, कई बच्चे इसकी लाइन में लगे हैं जी। और अगर ऊपर वाले ने चाहा और सब ठीक ठाक रहा तो एक अच्छी न्यूज़ 2024 में हम लोग सुनने को मिलेगी। हाँ, कि कोशिश करेंगे हम कि क्योंकि हम सभी देशवासी उस न्यूज़ को सुनने के लिए बेताब रहेंगे। मानसी, ये तो कोच साहब का जवाब था, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या सोचा है अपने लिए? जी सर, मैं सीनियर जो अपकमिंग कंपटीशन आ रहे हैं, एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसमें मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। सीनियर जो कॉम्पिटिटर है उनके साथ पार्टिसिपेट करूंगी, उनसे कुछ नया सीखूंगी ताकि मैं अपने गेम को और इम्प्रूव करूं। और अच्छा, तो आपने भी अभी सपनों की बात की थी ऊंचे सपने आपके भी और होने भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अनूप सर, 2024 में जो खेल होने हैं उनका आयोजन उत्तराखंड को उसकी जिम्मेदारी मिली है, कितनी तैयारी है? राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस पे तो हम कह रहे हैं कि हाँ काम हो रहा है, लेकिन जो अभी काम होना है, हम तो एक तरीके से हम ग्राउंड्स बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, लेकिन जो अभी खिलाड़ी बनाने वाली बात है, अभी खिलाड़ी के ऊपर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज से ही अगर हम टारगेट लेके चलें 2024 नेशनल गेम्स को जी, तो तब जाके हम नेशनल गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हम ले सकते हैं। और अगर हमारी प्रिपरेशन यही हुई कि क्योंकि ये 2022 से 23 आ रहा है, और अगर हमने आज से स्टार्ट नहीं की तो 2024 आते हुए ज़्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब उसमें लगे हुए हैं। तो क्योंकि रिजल्ट्स एक दिन की कहानी नहीं है, एक दिन की प्रिपरेशन से रिजल्ट्स आएंगे नहीं, और हमें अभी से अगर आज हम प्रिपरेशन किया तब जाके हम उसमें बेस्ट कर पाएंगे। कोचिंग इन फील्ड ऑफ मतलब मैं ये कह रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिक जो खेलों की बात, हाँ, क्योंकि वहाँ खेलना खिलाड़ी ने है, अगर हम खिलाड़ी के ऊपर अभी से ध्यान देना स्टार्ट करेंगे तभी जाके हो पाएगा। बिल्कुल जी। मानसी, अभी आपने जिक्र किया था कि जब कोविड काल था तो उन दिनों आपकी ट्रेनिंग उस तरह की नहीं हो पाई और उसके बाद आप लगातार पिछड़ती चली गई, वो एक काला अध्याय था आपके अब तक के करियर में। आगे के लिए अब जैसे आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो आगे के लिए आपका जो मुकाम है, उनके लिए जो प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस होता है, एक खिलाड़ी को परफॉर्म करना है, तो उसका कितना प्रेशर आप समझती हैं कि आपके ऊपर है? लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, कोच साहब की निश्चित रूप से आपसे कुछ उम्मीदें होंगी, परिवार की उम्मीदें होंगी, और फिर देश की उम्मीदें होंगी, राज्य की उम्मीदें होंगी, तो इस प्रेशर में किस तरह से आप देखते हैं इसको? जी सर, कोविड काल मेरे लिए टफ तो था, लेकिन वो मुझे बहुत कुछ सिखा गया जी, जो कि मेरे आगे काम भी आया। प्रेशर तो हर उस फील्ड में होता है, लेकिन स्पोर्ट्स में उतना प्रेशर मैंने मतलब होता नहीं कभी, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग शेड्यूल चलता है कोच सर के द्वारा दिया जाता है, उसको हम ईमानदारी से करते हैं। अगर हम ईमानदारी से अपना काम करते रहें तो रिजल्ट आना स्वाभाविक है। और आज तक अभी तक जितना भी मैंने ट्रेनिंग सेशन अच्छा किया उसके रिज़ल्ट आए मुझे, तो मैं आगे भी अच्छी ट्रेनिंग करूंगी और अच्छे रिजल्ट दूंगी।
तो हमारी जूनियर चैंपियन ने एक और गुरु ज्ञान यहाँ पे दे दिया है कि ईमानदारी से आपको काम करना है। आप जो भी काम करें, न केवल स्पोर्ट्स का, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो ईमानदारी से अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपको देर सबेर मिल ही जाएगी जी। और फिर उसका कोई प्रेशर भी नहीं होता। नहीं सर जी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी कोई एथलीट, आज भले मैं यहाँ पर आपके साथ बैठ के बता रही हूँ कि प्रेशर नहीं होता, प्रेशर होता है। बस मैं जो यूथ एथलीट जो कर रहे हैं, छोटे बच्चे और जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, वो उन्हें स्पोर्ट्स से जोड़ें। भले वे उतना अच्छा मुकाम ना कर पाएँ, लेकिन अपना सेहत तो अच्छे ढंग से बना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और पढ़ाई भी ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि मैं खेल रही हूँ, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। जब हम इधर उधर जाते हैं तो एजुकेशन भी हमें बहुत काम आती है। पढ़ाई के साथ साथ भी खेल को भी रखो। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि आपके एक हाथ में किताबें होनी चाहिए और दूसरे हाथ में फुटबॉल होनी चाहिए, या जो भी, फुटबॉल कहने से उनका तात्पर्य खेलों से था। और आज मानसी भी उसी बात को दोहराती नज़र आ रही हैं कि पढ़ाई ही केवल अहम नहीं है, उसके साथ में आपको खेलों पर भी ध्यान देना है ताकि आपका जो स्वास्थ्य है, फिजिकल फिटनेस है, वो बनी रहे। तो मानसी, आप कितना प्रेरित करती हैं बच्चों को जो आपके साथ के हैं या आपसे जूनियर हैं, उनको खेलों में लाने के लिए कैसे प्रेरित करती हैं और कितना प्रेरित करती हैं? सर मैं बोलूँ तो मुझे भी एक स्पोर्ट्स टीचर ने प्रेरित किया है जी। तो मैं भी चाहूँगी कि मैं भी अपने थ्रू और छोटे बच्चों को प्रेरित करूँ जी। अनूप जी, ये जो बड़े बड़े खेल हैं हमारे देश में, जिसके पीछे जनता बिल्कुल पागल है, क्रिकेट हुआ, हॉकी, फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल भी अब लाइमलाइट में आए हैं, बट क्रिकेट, तो इन बड़े खेलों के की चकाचौंध के बीच कहीं आपको लगता है कि एथलेटिक्स छुप जाता है या उतना मुकाम नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी गेम है उसका बेस एक तरीके से बोलें कि एथलेटिक इज द मदर ऑफ ऑल गेम्स। बिल्कुल। तो दौड़ना हर जगह, हाँ, हर जगह दौड़ना है, दौड़ना, भागना, कूदना, यही एथलेटिक्स में है और यही सारा समिशन है, हर गेम का समिशन एथलेटिक्स ही है जी। तो हाँ, ये कहें कि हाँ, प्रोफेशनल एथलीट्स के ऊपर लोगों का रुझान कम है, लेकिन अभी जैसे आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मनीष रावत एक एग्जांपल था हमारे उत्तराखंड के लिए। जैसे आज मानसी का इवेंट है रेस वॉक, तो एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब पहला रेस वॉकर था मनीष रावत जब रेस वॉकिंग करता था तो क्योंकि एक टेक्निक उसमें एक समिशन ऑफ एक टेक्निक है ग्रिपिंग बैंडिंग का, उसका समिशन है रेस वॉकिंग। तो उस टेक्निक के साथ जब वो करता था तो लोग उसमें हंसते थे कि यार ये कैसी चाल से वो चल रहा है, लेकिन उसने वो सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने आप को इसमें महारत ऐसा किया कि वो ओलंपिक तक पार्टिसिपेट करके आए। उन्हीं से इंस्पायर होकर ये सारे बच्चे आज क्या कहते हैं रेस वॉकिंग में। पहले उत्तराखंड में एक इक्का दुक्का रेस वॉकर्स केवल नाम मात्र के होते थे और आज आप नेशनल सर्किट में देख लीजिएगा कि जितने भी वॉकर्स हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम वॉकर्स हमारे उत्तराखंड से हैं। तो आज क्या कहते हैं, पिछले अभी नेशनल गेम्स की बात करें तो आउट ऑफ 12 5 नेशनल मेडल हमारे रेस वॉकर्स के थे। अच्छा। तो रेस वॉकिंग एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि जैसे आप कह रहे हैं कि आएगा, हर चीज़ का वक्त आएगा और क्या एक तरीके से जो एथलेटिक के प्रति लोगों का रुझान है, नो डाउट कि हाँ क्रिकेट है लाइमलाइट, क्योंकि आप जितना ज़्यादा जिस चीज़ को देखेंगे तो आप उससे ज़्यादा इंस्पायर होंगे। लेकिन एथलेटिक्स में भी ऐसा नहीं कि आज की डेट में एथलेटिक्स में कम आ रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने जब से ओलंपिक गोल्ड किया है उसके बाद से एथलेटिक्स में नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बढ़े हैं। हमारे पास जो ट्रेनिंग सेंटरों में जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो डे बाय डे उसकी जो एक तरीके से उसकी संख्या में इजाफा ही हो रहा है। तो ये चेंज के लिए समय चाहिए और समय है, आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही साइड को पूरी दुनिया जा रही है। इन गेमों की तरफ जैसे एथलेटिक्स के प्रति भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है। हम तो उम्मीद करेंगे कि इसमें जितना नंबर ऑफ एथलीट्स और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मास इसमें पार्टिसिपेशन होगा तो उससे क्या कहते हैं जो हमारे रिजल्ट्स हैं नॉट ओनली क्या कहते हैं नेशनल सर्किट पे बल्कि इंटरनेशनल सर्किट पे हम लोग अच्छा कर सकेंगे जी। तो मेन है पिरामिड का, जैसे कहा जाता है कि भाई पिरामिड का नीचे बेस बड़ा है, ऊपर जाके तो यही चीज़ हमारे उसमें भी है गेम पे। जितना नंबर ऑफ मास ज़्यादा आएगा टॉप लेवल पर हमारा जो आएगा, लेकिन वो क्या कहते हैं अच्छा टॉप लेवल हमारे पास
स्क्रीन अच्छी आएगी। अभी राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है मानसी को, तो क्या और भी सहायताएं इस तरह से राज्य सरकार प्रदान करती है? राज्य सरकार जो है अभी तो ये किसी तरह की छात्रवृत्ति? जी जी, एक्चुअली क्या है कि जो राज्य सरकार, ये सीएम साहब ने अपने विवेकाधीन कोष से 2 लाख रुपए की अतिरिक्त इनको जो धनराशि दी है। इसके अलावा जो हमारा खेल विभाग है, प्रत्येक जो नेशनल मेडल है उस पर जो हमारी नई खेल नीति है उसमें कैश अवार्ड का एक रखते हैं उसमें। इसमें इनको कैश अवार्ड जैसे सीनियर, अभी जैसे नेशनल गेम्स में ये लोग गोल्ड सिल्वर करके आई थी जी। तो नेशनल गेम्स के लिए गोल्ड पे 6 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा खेल विभाग के माध्यम से दिया जाता है। 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख। अच्छा। तो इसी तरीके से जैसे जूनियर्स में अभी ये करके आई है, तो जूनियर्स में जैसे 1 लाख रुपए गोल्ड मेडल पे है, 75,000 सिल्वर पे है, 50। तो इस तरीके से अभी जैसे जो खेल विभाग है, उत्तराखंड सरकार खेल विभाग के माध्यम से खिलाड़ियों को मतलब एक तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की भी कोशिश कर रही है। अच्छा। साथ ही साथ क्योंकि जो मानसी जिस सेंटर में है वो राज्य सरकार जो हमारा खेल विभाग का एक्सेलेंस सेंटर है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में, वहाँ ट्रेनिंग कर रही है। अच्छा। तो ऐसे सेंटर्स हमारे अभी बने हैं जी। तो इसमें भी और नंबर ऑफ एक्सेलेंस सेंटर बढ़ाने की अभी विभाग में बात चल रही है। अनूप जी, मानसी आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने उत्तराखंड में जो एथलेटिक्स की स्थिति है उसके बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दोनों को ही आगे के लिए जो भी कामयाबी होगी उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी का, जिसमें हमने बात की गोल्डन गर्ल मानसी नेगी से, और साथ में हमने बात की उनके कोच अनूप बिष्ट जी से। आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है कि पसंद आया ही होगा। अगले कार्यक्रम में नए मेहमानों के साथ में, नए विषय के साथ में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और सारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।